अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा भारी सा लेक्चर है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी डोमेन है, आप लोगों को सबको पता है क्रिप्टोग्राफी कैसी डोमेन है। मेरी कोशिश होगी कि इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकूं उतना बना दूं। और सबसे बड़ा चैलेंज इस डोमेन को बनाने का ये था कि इसकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अभी हमारी क्रिप्टोग्राफी डोमेन ख़त्म नहीं हुई। यानी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर जो सी क्रिप्टोग्राफी डोमेन है उसके अंदर अभी हमने सिर्फ हाफ तक पहुंचे हैं। ठीक है, 50% तक। और शुरू करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। और आज हमारा आप ये समझ लो, इस लेक्चर को आप कह सकते हो क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले आपने इन दोनों में से एक काम करना है। या इमिटेशन गेम मूवी है एक, ठीक है, बिहाइंड एवरी कोड इज़ एन एनिग्मा। ठीक है, एनिग्मा मशीन का आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैंने CCNA में सिक्योरिटी, पता नहीं, हर सीरीज़ के अंदर मेरे ख्याल में मैंने क्रिप्टोग्राफी डोमेन के बारे में डिस्कस किया है। ये एक ऐसी डोमेन है जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करती है। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन इट। ठीक है, मैं एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता, मगर इस डोमेन विच आई लव टू टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट और एनीथिंग। ठीक है, और इसके बारे में एक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, द कोड बुक। साइमन सिंह BBC के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव आता था, तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और इसने बुक के आखिर में कुछ कोड्स दिए थे और उसके तौर पे इनाम भी दिया था। जो स्वीडिश मैथमेटिशियंस ने जो से वो सॉल्व किए थे, फिर उन्होंने इनाम विन किया था। मेरे ख्याल में $1000 था या £1000 था, कुछ इस तरह करके था। ठीक है, तो गेम तो, ये जो मूवी तो है ये तो आप फ़ौरन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्रिप्टोग्राफिक के बंदे नहीं हैं तो आपको ये मूवी बहुत फजूल लगेगी, और अगर आप क्रिप्टोग्राफिक बंदे हैं तो फिर आपको ये पसंद आ जाएगी। तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा आप किस डोमेन में बैठते हैं। CIS SSP से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आपको क्रिप्टोग्राफी टर्म्स ज़रूर आनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ आप क्रिप्टोग्राफी लगा सकते हैं। ठीक है, बुक अगर मिल जाए तो बेहतरीन है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो सा है, आपको पता है कि जिस तरह हम एक टेक्स्ट दूसरे बंदे को भेजें, तो वो जो बंदा कोई रास्ते में अगर उस टेक्स्ट को खोल के देखे तो उसकी समझ में ना आए, ठीक है, इस ऐसे से टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग ऑफ द थिंग। तो मैं अज्यूम करता हूँ जब आप आज यहाँ बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि CISS पे कम विद 5 और 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो शुरू में कुछ टर्म्स, की क्लस्टरिंग। की क्लस्टरिंग क्या कि ये आपका नॉर्मल मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, आपने उसमें की 1 लगाई और आपको रिजल्ट में C1 मैसेज मिल गया, जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आपने उसी मैसेज को पकड़ा, एक और की लगाई विच इज़ टोटली डिफरेंट की, और आपके पास एक और टेक्स्ट आ गया, रिजल्ट C2। जब आप ऐसा काम करें और C1 और C2 जो से हैं सिमिलर हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि की क्लस्टरिंग होगी। व्हेन द डिफरेंट एन्क्रिप्शन की जनरेट द सेम साइफर टेक्स्ट ऑफ द सेम प्लेन टेक्स्ट मैसेज, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, गुड और बैड अभी निकाल दें। ठीक है, इस चीज़ को हम की क्लस्टरिंग कहते हैं। समझ आ गई? बस यहीं तक याद रखें। अगली टर्म, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन वन वे मैथमेटिकल फंक्शन है कि आप एक वर्ड लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको एक सिस्टम में डालते हैं, और वो आपको रिजल्ट में कुछ इस तरह के हेक्साडेसिमल बाइट्स दे देता है। ठीक है, और उसी तरह आप कोई एक और जुमला लिखते हैं और उसको भी उस फंक्शन में डालते हैं और एक आपके पास हैश वैल्यू आ जाती है। ये देख रहे हैं, ये दोनों हैश वैल्यू सिमिलर नहीं है, मगर इन दोनों का साइज़ एक जितना है। चाहे आप एक वर्ड लिखें, चाहे आप 15,000 वर्ड लिखें या 5 लाख वर्ड लिखें, आपके पास जो हैश वैल्यू आएगी वो एक साइज़ की ही होगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर 128 बिट्स की है तो 128 बिट की ही हैश वैल्यू आएगी। चाहे आप यहाँ पे 1 टेराबाइट का डॉक्यूमेंट बना लें या फिर 1 MB का बना लें, आपके पास जो हैश वैल्यू का साइज़ होगा वो सिमिलर होगा। ये एक पॉइंट याद रखना। हैश की एग्जांपल ऐसी है कि हैश एक वन वे फंक्शन होता है। ठीक है, वन वे फंक्शन क्या कि से फॉर एग्जांपल उससे इस हैश वैल्यू से आप ये 1 टेराबाइट डाटा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इधर मैंने मशीन डाली है, मगर ये मशीन एग्जैक्टली ये काम नहीं करती कि आप यहाँ पे गोश्त डालते हैं और आपके पास कीमा आ जाता है। ठीक है, अब कीमे से आप वापस गोश्त नहीं बना सकते। आप में कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे हाँ भाई ये हो सकता है, और फिर इसके अंदर थोड़ी सी एक बात ये गलत है कि अगर आप यहाँ 1 किलोग्राम कीमा गोश्त डालेंगे तो 1 किलोग्राम ही आएगा। ठीक है, वो अलग बात है, एक 2 नंबर बंदे की दुकान में से 1 किलो डालें तो 2 किलो निकल आए। ठीक है, तो हैश फंक्शन में ऐसा नहीं होता। हैश फंक्शन में आप जितना चीज़ें डालेंगे, रिजल्टेंट आपके पास इक्विवेलेंट उतने साइज़ की आ जाएगी। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, मगर नॉर्मली ये यूज़ इसलिए होता है कि अथेंटिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट जो सा है मैंने आपको भेज दिया।
ठीक है, ये एक यूज़ है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट के बाद मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट की एक हैश वैल्यू बनाई और एक हैश वैल्यू भी आपको भेज दी, ठीक है। रास्ते में अगर किसी ने इस डॉक्यूमेंट को खोल के इसके अंदर बैड वर्ड ऐड कर दिया, तो जब वो इसके पास बंदे के पास पहुंचेगा और इस डॉक्यूमेंट से जब वो हैश निकालेगा तो वो हैश यहाँ निकले हुए हैश के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। MD5 हैश है, ठीक है, MD5 बहुत कॉमन हैश था, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसे हम कोलिजन ऑफ हैशेस कहते हैं, ठीक है, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन ऑफ हैशेस। अच्छा, अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आगे डिस्कस होने हैं, मगर मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डॉग और बुक, ठीक है, और इन दोनों की हैश वैल्यू निकालूँ और हैश वैल्यू निकले 1 2 ABCD और 1 2 ABCD, इसका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंज करे तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों की हैश वैल्यू सिमिलर हो जाएगी। अगर ये कोलिजन हो जाए तो ये हैशिंग फंक्शन के लिए बहुत बैड चीज़ होती है। दुनिया में जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स आप बना लें, हर एक का हैश निकालें, किसी का हैश दूसरे डॉक्यूमेंट से सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोलिजन। MD5 थोड़ा सा पुराना हैश है, इसकी बजाय अब रिसेंटली जो है SHA-1 यूज़ होना शुरू हो गया या SHA-2, ठीक है। ये दो नए हैशिंग फंक्शंस हैं और आपको पता होना चाहिए कि इनसे जो रिजल्टेंट कीज़ निकलती हैं वो कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ बीइंग अ CISSP। आपको पूछा जा सकता है कि अच्छा आपके पास हैश फंक्शन MD5 है तो किस तरह आपने यूज़ करना है। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो से हैं, जब डेटाबेसेस कंप्रोमाइज़ होती हैं तो आपको जो हैकर्स हैं वो हैश डंप दे देते हैं। अगर वो MD5 के हैश डंप्स है तो बस वो फिर पासवर्ड क्रैक होते देर नहीं लगती। MD5 किलर के नाम पे वेबसाइट है, ठीक है। और भी बहुत लोगों ने किलर फंक्शन है। MD5 किसी को दे दें वो आपको हैश निकाल के दे देगा, आपको पासवर्ड रिवर्स दे देगा, ठीक है। और रेनबो टेबल्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। मेरे ख्याल में वो CISSP में अभी डिस्कस नहीं होने। आपने ये याद रखना है कि MD5 जो है वो हैशिंग एल्गोरिदम है, और अगर आप उसमें किसी भी चीज़ का हैश मालूम करना है, आप अपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ इंस्टॉल कर ले और आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट फाइल बनाएं, उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ देखें तो आपको हैश आप कैलकुलेट कर लें, फिर उस फाइल को थोड़ा सा चेंज करें, उसका हैश कैलकुलेट करें तो डिफरेंट होगा। अब CISSP इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल फील्ड। अगर प्रैक्टिकल होती तो मैं आपको करके दिखाता, और फिर हम लोग जो है वो लेक्चर्स के 100 से ऊपर लेक्चर हो जाते हैं हमारे। मुझे तो लग रहा है ये CISSP भी 100 तक लग जाएगा, ठीक है। अभी हम तीसरी डोमेन पे 19वां लेक्चर है हमारा। आगे चलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर / एसिमेट्रिक। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर ये होता है कि जब मैंने एक डॉक्यूमेंट किसी दूसरे बंदे को भेजा तो मैं उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दूं, ठीक है, और वो सिग्नेचर मेरे अलावा कोई और ना कर सके। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये करते कैसे हैं, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर, नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन एक टर्म यूज़ होती है, आप अक्सर देखोगे कि अगर कोई मैंने सेंडर नॉन रेप्यूडिएशन और रेसिपेंट्स नॉन रेप्यूडिएशन। सेंडर नॉन रेप्यूडिएशन ये कि मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा या मैंने किसी को कहा हाँ भाई तुम ये $1,00,000 की परचेजिंग कर लो, ठीक है। कल को मैं कहूँ यार ये ईमेल तो मैंने भेजी नहीं थी, तो मैं मुकर सकता हूँ ना। तो मगर जब मेरे साथ डिजिटल सिग्नेचर हो तो नॉन रेप्यूडिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं फिर नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छा, अब डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है? ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है, उसकी उस डाटा की वो जो फाइल होती है उसका आप हैश निकालते हो। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हैशिंग एल्गोरिदम है 60 किलो बिट्स का, वो एक हैश निकालता है 60 बिट्स का, ठीक है, 60 बाइट्स कह लो, ठीक है, 60 बिट्स कहते हैं यार, 60 बिट्स, ठीक है। मैं अभी वो MD5 की बिट्स नहीं, 60 बिट्स के हैश ये हैश निकल गया, ठीक है। अब मैंने इसका हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करके वन टाइम हैश निकाल लिया इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का हैश निकाल लिया। अब इस हैश को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। जब मैंने प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट कर दिया तो ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा इसी तरह जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नीचे ये यहाँ पे, ठीक है, एक सिग्नेचर लगा होगा जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ओवर द नेटवर्क जाएगा। अभी मैंने इंक्रिप्शन नहीं की, कोई भी खोल के देख सकता है, हमारा कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज करेगा तो ये सील ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास आया, ठीक है, उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हैश बनाया, ठीक है, हैश निकाल के वन वे फंक्शन हो गया। और इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर जो इसके नीचे पड़ा हुआ था उसको इसी बंदे की जिससे मैंने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया था उसकी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया, ठीक है, और उसके बाद वन वे हैश निकाला। और अगर ये दोनों हैश वैल्यू सिमिलर हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि वहाँ से जो डॉक्यूमेंट चला था वो रास्ते में चेंज हुए बगैर मेरे पास पहुँचा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। ये प्रोसेस रट लें आप अपने पास, ठीक है। अब इधर आपको कुछ लोगों को शायद प्राइवेट और पब्लिक की का अंदाज़ा ना हो,
सिर्फ याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे पास से CCNA सिक्योरिटी और CCNA पढ़ के आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि प्राइवेट की जिस चीज़ को इनक्रिप्ट करती है उसे पब्लिक की डिक्रिप्ट कर सकती है, और जिसे पब्लिक की डिक्रिप्ट करती है उसे प्राइवेट की इनक्रिप्ट कर सकती है। प्राइवेट की मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता और पब्लिक की मैं सबको देता हूँ, ठीक है। अगर PGP का आपको पता हो, प्रीटी गुड प्राइवेसी, आप ईमेलिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हो, ये स्नोडन वाले जो हैक्स की स्टोरीज थी, या किसी ने भी अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ओवर द गूगल, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी एक पब्लिक की बनाते हो और एक प्राइवेट की बनाते हो। पब्लिक की आप अपनी वेबसाइट पे रख देते हो। से फॉर एग्जांपल अगर कल को उर्दू IT अकेडमी अपने स्टूडेंट से सीक्रेट इनक्रिप्टेड ईमेल चाहती हो तो हम अपनी पब्लिक की पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आपने वो पब्लिक की से अपना डाटा इनक्रिप्ट करके आप हमें भेज सकते हो। वो रास्ते में कोई नहीं खोल सकता अनलेस वो मैं खोलूँ, ठीक है। वो NSA के लिए भी, यानी एजेंसीज और बैजेस के लिए भी खोलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कभी टाइम मिला, कभी फुर्सत हुई, फारिग बैठा हुआ और मेरे पास और कोई काम ना हुआ तो आई वुड रिकॉर्ड अ लेक्चर। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। ये डिजिटल सिग्नेचर समझ आ जाना चाहिए। मैंने डाटा लिया, मैंने लेटर लिखा, लेटर का हैश निकाला, हैश को इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, वो डिजिटल सिग्नेचर बन गया। जब उधर गया उसने मेरे डाटा को, मेरे लेटर को उठाया, उसका हैश निकाला, उस हैश को मेरे डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करके जो हैश वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करके देख लिया। ये यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एसिमेट्रिक। अच्छा, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक ऐसी इंक्रिप्शन है जिसके अंदर दो डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। वन इज़ पब्लिक, वन इज़ प्राइवेट, ठीक है। ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ एक इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, एक डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। अगर एक से इंक्रिप्ट किया तो दूसरी डिक्रिप्ट कर सकती है, एक से डिक्रिप्ट किया तो पहली इंक्रिप्ट कर सकती है। और अगर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने CCNA में भी या CCNA सिक्योरिटी के अंदर एक प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन प्रोसेस पढ़ाया था, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक एक्सेल की शीट में दो नंबर बना के एक फार्मूला बना के किया था। CISSP में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए इस तरह के दिस टर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंसिंग ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI के लिए। RSA आपका, डिफी-हेलमैन, एलिप्टिकल कर्व, क्रिप्टोग्राफी, एल्गेमल, ये सारे आपके एसिमेट्रिक एल्गोरिदम हैं जिसमें दो कीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब एक की, वो इस लेक्चर की आखिरी स्लाइड आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि उससे आगे फिर हम DES और AES पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मोर टर्म्स। डिजिटल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारा ISC का सर्टिफिकेट है, ठीक है। आप कभी भी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई ISC की वेबसाइट है? तो ISC अपना एक सर्टिफिकेट दिखाएगी और सर्टिफिकेट को हम अप्रूव करेंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अगर हम से फॉर एग्जांपल एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वेरीसाइन, वेरीसाइन एक ग्लोबल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। इनकी जो सी है सर्टिफिकेट अथॉरिटी थ्वेट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। और ये देख रहे हैं SHA 256 से SSL इंक्रिप्टेड हुआ हुआ, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे जाएं जो HTTPS है, उसको जो वो ग्रीन कलर का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट नजर आ जाएगा, ठीक है। ये SHA 1 फिंगरप्रिंट है, ये देख रहे हो, ये हैश वैल्यू सॉर्ट ऑफ थिंग है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। दुनिया में जितनी तमाम सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं उनकी एक एक जो की होती है आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड हुई होती है, ठीक है। अगर आप कभी ब्राउज़र खोल के देखें तो आपको नज़र आ जाती है। ये मैं विद पैसेज ऑफ टाइम दिखा चुका हूँ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वो कंपनी है या वो जो आपका इंटरमीडिएट किरदार अदा कर रही होती है कि अगर उर्दू IT अकेडमी को डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, से फॉर एग्जांपल वेरीसाइन से, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बीच में इंटरमीडिएट किरदार अदा कर रही होती है, नॉर्मली वो वेरीसाइन का ही पार्ट होती है। प्लेन टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट एक ही चीज़ है जो नॉर्मल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी हमारी होगी। साइफर टेक्स्ट और क्रिप्टोग्राम, ठीक है, कि जो इनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट हमारा होता है वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है, जो स्क्रैम्बल्ड जंबल अप कोड होता है, ठीक है। क्रिप्टो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही है। इंक्रिप्शन जब हम किसी डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक प्लेन टेक्स्ट को हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू को हम ऐसे कर दें तो ये जो सा इंक्रिप्शन होगी, और ये डिक्रिप्शन रिवर्स प्रोसेस को की या क्रिप्टो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जो हम अपने इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर ऐड करते हैं जो हमारे डाटा को इंक्रिप्ट करती है। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हेलो वर्ड है, ये इंक्रिप्शन सिस्टम है। जब हेलो के साथ कुछ रेंडमाइजेशन भी देनी है तो मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, ठीक है। की का सिर्फ और सिर्फ मकसद इसको रेंडमाइज कर देना है, ठीक है। और जब हम रेंडमाइजेशन करते हैं, हम अभी की देखेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर, तो उसमें देखेंगे नॉन रेपुटेशन, सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द डाटा कैन नॉट डिनाई, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
सम मोर टर्म्स, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मैथमेटिकल फंक्शन जो यूज़ हो रहा होता है वो एल्गोरिदम कहलाता है। क्रिप्ट एनालिसिस, स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, कि किसी इनक्रिप्टेड डाटा को आप जब स्टडी करते हैं तो उसको क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। क्रिप्टोलॉजी साइंस है। कोलिजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो डिफरेंट किस्म के प्लेन टेक्स्ट सिमिलर हैश वैल्यूज़ निकालें। की स्पेस, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द की, 30 बिट की वुड हैव अ की स्पेस ऑफ दैट मैनी वैल्यूज़, ठीक है, कि पॉसिबिलिटीज़, अगर मेरे पास 2 बिट की है तो 2⁻², 4 हो जाएंगी, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये पॉसिबल कम्बिनेशन है। अगर 30 बिट की है तो ये पॉसिबल कम्बिनेशन है। और 30 बिट की इज़ नॉट रियली गुड, हम 128 बिट से लेके 256 तक जाते हैं, ठीक है। वर्क फैक्टर, आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस की को प्रोसेस करने में या ब्रेक करने में। इनिशियलाइजेशन वेक्टर, एक रैंडम वैल्यू जो आप प्रोड्यूस करें किसी काम के लिए, ठीक है, अभी वक्ती तौर पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। एनकोडिंग इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग द मैसेज इनटू अनदर फॉर्मेट थ्रू द यूज ऑफ कोड, और डिकोडिंग उसका ऑपोजिट है, ये इंक्रिप्शन नहीं है। एनकोडिंग से फॉर एग्जांपल डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज एनकोडिंग, जिस तरह मोडेम है, ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। लास्ट मोर टर्म्स, ट्रांसपोजिशन और परम्यूटेशन, रीऑर्डरिंग द प्लेन टेक्स्ट टू हाइड द मैसेज, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन एक साइफर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये आप कह लो, या बेसिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हो आज, ठीक है। आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और आपने वो प्लेन टेक्स्ट लिया, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। आपके पास ये आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कहता है कि रीऑर्डर द सीक्वेंस, कि 2 को, अल्फ़ाबेट नंबर 2 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो आपके पास ये साइफर टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल आपका क्रिप्टोग्राफी है, जिसे हम ट्रांसपोजिशन साइफर कहते हैं, कि सिर्फ वर्ड का हेर फेर करना है, वर्ड वही रहेंगे, वर्ड नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। तो कोई देख के अंदाज़ा लगा सकता है ये क्या लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये सब बहुत छोटी सी क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। अब आ जाता है सब्सटीट्यूशन साइफर, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन बहुत बेसिक है, बीसीज में इनकी हिस्ट्री जाती है। सब्सटीट्यूशन अब थोड़ा सा एडवांस हो गया। हम कहते हैं कि हाइड को, ये मेरी एल्गोरिदम और की सारा कुछ मिला लो, ठीक है। शिफ्ट अल्फ़ाबेट 3 प्लेसेस, एच की जगह आई जे के हो गया, ठीक है, आई की जगह जे के एल हो गया, जी डी की जगह ई एफ जी हो गया, ई की जगह एफ जी एच हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है सब्सटीट्यूशन साइफर। ट्रांसपोजिशन जिसमें हम सिर्फ लोकेशन चेंज करते हैं, सब्सटीट्यूशन जिसमें हम यानी वर्ड ही चेंज कर देते हैं पूरे का पूरा, ठीक है, और उसकी की है ये 3 प्लेसेस। कल को ये की मैं 5 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, 28 कर सकता हूँ। ABC में 26 वर्ड है, मैं 28 कर सकता हूँ ना, ठीक है। एवलांच इफेक्ट क्या होता है? एवलांच इफेक्ट ये कि भाई कहीं से कोई चीज़ छेड़े तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट। ये हम कभी कभी पढ़ते हैं इंक्रिप्शन में। अब आ जाता है मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये हमने 2 किस्म के साइफर पढ़ लिए, ठीक है। अब मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये अब काफ़ी देर हमारा से पीछा नहीं छोड़ेगी। स्ट्रीम बेस्ड साइफर। स्ट्रीम बेस्ड साइफर क्या होता है? स्ट्रीम बेस्ड साइफर से पहले आप एक मैथमेटिकल फंक्शन याद कर लें, एक्सक्लूसिव और, एक्स और। अच्छा, मेरे पास ये ASSP के पहले एग्जाम में आया था कि एक्स और ऑफ 0101 का एक्स और क्या होगा 0111 के साथ, ठीक है। तो जब आपके पास 2 सिमिलर वैल्यू हैं 0 और 0, तो आंसर 0 होगा, 1 और 1 होगा तो 0 होगा, 1 0 या 0 1 होगा तो 1 1। अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन DLD की क्लास पढ़ी अपनी डिग्री कोर्सेज के अंदर, तो ये उसके अंदर आपका वास्ता पड़ता है। बार क्रिप्टोग्राफी डोमेन के अंदर आपको एक्स और फंक्शन का बहुत वास्ता पड़ता है। मुझे उसका गेट नहीं बनाना आता, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का बनता था वो गेट उसका, तो मुझे भी भूल गया, ठीक है ना, एक्सक्यूज़ मी अगर मेरा गलत है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर बातें सुन रहे हो तो। अच्छा, एक्स और ऑपरेशन जो सा है एक्सक्लूसिव और वेरी फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट है मेरा, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। और ये जो सा है मेरी रैंडम जनरेटेड की है, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक्स और करके मेरे पास ये साइफर टेक्स्ट आ गया। अब ये की जो सा है उस दूसरे बंदे के पास होगी तो वो उसको दोबारा रिवर्स कर लेगा, ठीक है। फॉर अ स्ट्रीम बेस्ड साइफर टू ऑपरेट सिक्योरिटी इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। कि अच्छा, कुछ टर्म्स अब इसके साथ, ये स्ट्रीम बेस्ड साइफर क्या होगा? स्ट्रीम बेस्ड साइफर होगा कि ये एक बिट है मेरी इंक्रिप्शन की, ठीक है, और ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है और ये मेरा इंक्रिप्शन की है, ठीक है, 1 1।
ठीक है, और ये रियल टाइम इनक्रिप्ट हो रहे हैं, ये 1 1 को इनक्रिप्ट होगा, फिर 1 0 भी इनक्रिप्ट होगा, फिर 0 1 भी इनक्रिप्ट होगा, फिर 0 0 भी इनक्रिप्ट होगा, फिर 1 0 भी इनक्रिप्ट होगा। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है ऊपर वाला, यानी मेरा प्लेन टेक्स्ट था 1 1 0 0 1, और ये मेरी की थी 1 0 1 0 0, ठीक है। और ये स्ट्रीम की हालत में, स्ट्रीम जिस तरह वो हमारी वो क्या होती है, डिजिटल स्ट्रीम जा रही है, बस उसको 1 by 1 इनक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है, हर बिट को बारी बारी इनक्रिप्ट कर रहा है, पहली बिट की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम बेस्ड साइफर। एक ऐसा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो स्ट्रीम ऑफ डाटा को इनक्रिप्ट करे 1 by 1 पकड़ के, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम बेस्ड साइफर, ठीक है। की स्ट्रीम शुड नॉट बी लीनियर रिलेटेड टू क्रिप्टो वेरिएबल। नॉलेज ऑफ द की स्ट्रीम आउटपुट वैल्यू डज नॉट डिस्क्लोज द क्रिप्टो वेरिएबल। कि जो की स्ट्रीम है, जो ये मेरी की स्ट्रीम है, ये जो मेरी की स्ट्रीम है, ये मेरी की वैल्यूज है, शुड नॉट बी लीनियरली रिलेटेड टू क्रिप्टो वेरिएबल। ये क्रिप्टो वेरिएबल के साथ रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी तरह किसी को पता चल जाए। से फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बना के, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0, और मेरी की पता है क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब होगा क्या, हैकर क्या करेगा, हैकर ने अगर की डिस्क्लोज करनी, वो क्या करेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 भेजेगा, फिर 0 0 0 0 0 भेजेगा, ठीक है। उसको अंदाजा हो जाएगा की कितनी बड़ी है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है वेब के अंदर, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। RC4 के अंदर भी थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन वेक्टर का भी इशू था, ठीक है। तो ये ए स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम साइफर, और ये इनक्रिप्ट करके आगे आगे भेज रहा है, ठीक है। तो जब आप ये जो लीनियरली रिलेटेड ना हो, कि कोई गेस ना कर सके आपकी की क्या है, ठीक है, स्टैटिस्टिकली अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, बहुत रैंडमाइजेशन होनी चाहिए। अब ये रैंडमाइजेशन इज द बिगेस्ट इशू। जो क्रिप्टोग्राफर्स होते हैं ना, वो दे फैंसी अबाउट रैंडमाइजेशन। जितना रैंडम होगा रहता उतना अनप्रिडिक्टेबल होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, मेरी बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे पिछले दिनों मिली। स्टैटिस्टिकली अनबायस्ड, एज मैनी जीरोज एंड वंस एज मैनी 0 0 0 1 एंड 1 0 1 1, यानी रैंडमाइजेशन होनी चाहिए। लॉन्ग पीरियड विदाउट रेपिटेशन पैटर्न नहीं होना चाहिए की के अंदर, वही रैंडमाइजेशन। शॉर्ट की ससेप्टिबल टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, मैंने तो बहुत छोटी की बनाई 0 1 1 0 0 1 0 1 और 1 0 1 0 वाली, ठीक है। की मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर सिक्योर, कि जब आप ये की जब मैनेज कर रहे हो, ये भी सिक्योर होनी चाहिए कि शेयर करनी है, जो कुछ भी करना है, ठीक है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो सी आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी, जो वेब बेस्ड वायरलेस कनेक्टिविटी थी, वो स्ट्रीम बेस्ड साइफर थी, और उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से उसे सिक्योर नहीं कंसीडर किया जाता। अभी आपके पास वेब का कनेक्शन हो तो 15-20 मिनट में हैकर क्रैक कर लेता, ठीक है। आगे आ जाता है रैंडमनेस, ठीक है। ये जो पीछे सारा हम फड्डा पढ़ के आए हैं कि ये रैंडमनेस, स्टैटिस्टिकली अनप्रिडिक्टेबल, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट की, और स्टैटिस्टिकली अनबायस्ड, और लीनियर जो सी है क्रिप्टो वेरिएबल्स होने चाहिए, सारा कुछ जो सा है ये रैंडमनेस में आ जाता है, ठीक है। यू राइट अ प्रोग्राम टू बी रैंडम, इट हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। ये जेम्स लेन जो से हैं, सोफस का सिक्योरिटी एनालिस्ट है यूके के अंदर, तो इसकी टेड पे एक टॉक है, जेम्स लेन टेड, TED, गूगल कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्या इसने एक टर्म यूज़ की थी, तो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। अगर आप एक प्रोग्राम राइट करते हो रैंडमाइजेशन जनरेट करने के लिए, उसके पीछे लॉजिक होती है। अगर उसके पीछे लॉजिक है तो वो तो रैंडम नहीं है ना, ठीक है, वो रैंडमनेस नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक रैंडमाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए अपना जो घर के अंदर स्मोक सेंसर लगा होता है, स्मोक सेंसर के अंदर एक चीज़ होती है जिसे रेडियो एक्टिव सोर्स कहते हैं। उसने इस सोर्स के साथ एल्यूमिनियम फॉयल लगाया, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके बिहाइंड, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉयल लगाया और उसने टिकिंग साउंड प्रोड्यूस की। वो जो टिकिंग साउंड है इज अ रैंडमाइजेशन, ठीक है, ये रैंडमाइजेशन है। आपने अक्सर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स अगर यूज़ किए हों या एप्लीकेशन यूज़ किए हैं, तो कुछ एप्लीकेशन कहती हैं राइट आ रैंडम नंबर्स, तो आप अपने कीबोर्ड पे राइट रैंडमाइजेशन करना शुरू कर देते हो। या कभी कभी कुछ एप्लीकेशन जो PGP यूज़ करती हैं, वो कहती है अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है माउस मूव करें, तो जितना आप माउस मूव करते हो उतना ना वो रैंडम डाटा जनरेट करती है। अब अगर मैं माउस मूव कर रहा हूँ, जिस तरह मैं यूँ माउस मूव कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पैटर्न है, ये देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा हूँ तो फिर भी पैटर्न है। तो ये जो रैंडमाइजेशन जो प्योर रैंडमाइजेशन इज ऑलवेज अ चैलेंज। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रीम साइफर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बिट ली, उसके साथ की जनरेट की, एक्सक्लूसिव और किया, बिट निकाल दी, फिर अगली बिट ली, फिर अगली बिट ली, फिर अगली बिट ली। अगला टाइप ऑफ इंक्रिप्शन जो मेथडोलॉजी है इज कॉल्ड अ ब्लॉक साइफर, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा इमेज मुझे मिला, ठीक है, गूगल से ही,
स्ट्रीम साइफर और ये ब्लॉक साइफर है, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक साइफर है। अच्छा, मोस्ट ब्लॉक साइफर यूजेस अ कम्बिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। अब सब्सटीट्यूशन ट्रांसपोजिशन हम 2 स्लाइड पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन जिसमें सिर्फ वर्ड की जगह चेंज करते हैं, और सब्सटीट्यूशन में जिसमें वर्ड चेंज हो जाता है पूरे का पूरा, ए की जगह के लिख दिया हमने, ठीक है। ये याद रखने, ये टर्में भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भूल जाऊँ खैर है, आप नहीं भूल सकते, ठीक है। मोस्ट ब्लॉक साइफर यूज अ कम्बिनेशन ऑफ दैम। अब आप कम्बिनेशन यूज करोगे, अब आप एक एक टर्म यूज नहीं करोगे, आप इनको कंबाइन करोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मोस्ट स्ट्रीम साइफर, स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट स्ट्रीम बेस्ड साइफर, स्ट्रॉन्गर होता है ब्लॉक साइफर, ठीक है। मोर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, यूजली मोर एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इंप्लीमेंट करना, इसलिए ये हमेशा जो है सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है, और स्ट्रीम साइफर हार्डवेयर में भी कर लेते हो आप, ठीक है। लिंक इनक्रिप्टर्स जिस तरह होते हैं, ठीक है, ये आपके वायरलेस वेब के अंदर हमने देख लिया। ब्लॉक साइफर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसे हमेशा सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। अब इसका एक्सपेंसिव होने से मुराद हार्डवेयर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा और बहुत सारा कुछ है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, मगर यू शुड रिमेंबर द थिंग कि ब्लॉक साइफर इन द सॉफ्टवेयर, स्ट्रीम साइफर इन द हार्डवेयर, ब्लॉक साइफर मोर एक्सपेंसिव होता है टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि मोर प्रोसेसर इंटेंसिव भी होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर एक रैंडम वैल्यू है, कहीं से भी उठा लेते हो आप, ठीक है। अब मसला क्या है, मेरे पास एक की है, ठीक है, ये सिमिलर की है मेरे पास एक मैसेज है, ठीक है, ये मेरा मैसेज है और ये भी मेरा मैसेज है, दोनों सिमिलर मैसेजेस हैं। इस मैसेज को लिया मैंने, इस की से इनक्रिप्ट किया और मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। इस मैसेज को लिए, इस की से इनक्रिप्ट किया, साइफर टेक्स्ट आ गया और सेम साइफर टेक्स्ट है। मैं नहीं चाहता मेरे पास रिजल्टेंट टेक्स्ट साइफर सिमिलर आए, तो मैं इनके साथ एक IV ऐड कर दूंगा, ठीक है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। ये रैंडमाइजेशन के लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। जब ये ऐड कर दूंगा और हर दफ़ा IV की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी, ये दोनों IVs की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी, इसको कहूँगा चलो जी आज की डेट उठा, ये टाइम उठाओ, अब ये माउस जिस वैल्यू पे खड़ा हुआ है उस वो वैल्यू उठा लो, नमलॉ कौन है तो ये वैल्यू भी ऐड कर दो, इसके साथ इसको डिवाइड कर दो 15 से और जी 2016 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर आएगा वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन वेक्टर। सिर्फ यहाँ पे मकसद आपको इनिशियलाइजेशन वेक्टर समझाना है, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ये जब मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस करेंगे, हर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर जाके भी डिस्कस करेंगे कि डेस्क क्यों यूज़ कर रहा है और ये क्यों यूज़ कर रहा है, मगर ये सारी कैटेगरी ब्लॉक साइफर के अंदर आ रही है, ठीक है। हमने स्ट्रीम साइफर पढ़ा, हमने फिर ब्लॉक साइफर पढ़ा, ब्लॉक साइफर के साथ हमने एक टर्म पढ़ी इनिशियलाइजेशन वेक्टर। अभी हम ये सारा नॉलेज को इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। एक टाइप ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ऑपरेशन, ठीक है, कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, हेलो, ठीक है, और ब्लॉक साइफर क्या करता है, ब्लॉक्स के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि ये 64 बिट का ब्लॉक है, ठीक है, फिर ये 64 बिट का ब्लॉक है, इसको लेगा इनक्रिप्ट करेगा, फिर इसको लेगा इसको इनक्रिप्ट करेगा, फिर इसको लेगा फिर इसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और ये इनक्रिप्शन ओवर द मीडियम जाएगी, दूसरी साइड पे हर ब्लॉक को दोबारा उठाएगा, ठीक है, इनक्रिप्टेड ब्लॉक को उठाएगा, ठीक है, डिक्रिप्ट करेगा, फिर यहाँ पे इनक्रिप्टेड ब्लॉक को उठाएगा, डिक्रिप्ट करेगा और इन सारों को इकट्ठा करेगा, तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये हेलो है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये ब्लॉक हो गया, ये मैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर डालूंगा, ये मिल्क शेक ग्राइंडर के अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके साथ इसको की दे दी एक, ठीक है, की एक रेंडमाइज्ड वैल्यू होगी, ठीक है, और मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा प्लेन टेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, फिर की डालूंगा उसके अंदर और फिर प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरह जितने n प्लेन टेक्स्ट 1 प्लेन टेक्स्ट 2 करता करता n तक चला जाऊंगा। ये एक प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक इंक्रिप्शन, ठीक है। अब आइडेंटिकल प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्ट सिमिलरली, ठीक है, कि अगर मेरे पास हेलो फिर दोबारा हेलो मैंने लिखा और ये दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मसला क्या है, अगर कोई बंदा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, और फिर पॉसिबिलिटी होगी वो मेरी रिवर्स इंजीनियर करके की फाइंड आउट कर ले और फिर सारा मसला ही हल हो जाए, ठीक है। नो चेनिंग नो एरर प्रोपिगेशन, कि अगर मैंने ये प्रोसेस करते हुए इधर कोई एरर आ गया तो उसका इफेक्ट इस ब्लॉक पे नहीं होगा, क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा बात है, ठीक है। एनी फाइल विद नॉन रिपीटिंग ब्लॉक्स इज गुड, ठीक है। अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें नॉन रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं,
फिर कोई मसला नहीं है। अगर रिपीटिंग ब्लॉक है, कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है और हैकर या क्रैकर या क्रिप्ट एनालिस्ट उसे आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर मेरे लिए मसला बन गया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आ गया साइफर ब्लॉक चेनिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक था, अब साइफर ब्लॉक चेनिंग। साइफर ब्लॉक चेनिंग एक और मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, कि प्लेन टेक्स्ट लिया। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर मैं समझाऊंगा नहीं क्या है। इनिशियलाइजेशन वेक्टर लिया, उसको एक्सक्लूसिव और किया, ठीक है। अब जो एक्सक्लूसिव और किया तो ये प्लेन टेक्स्ट ही चेंज हो गया। अब इस प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक साइफर में डाला, ब्लॉक साइफर ने एक रिजल्ट निकाला, वो मेरा साइफर टेक्स्ट था। अब मैं अगले ब्लॉक पे गया। अब अगले ब्लॉक पे फिर प्लेन टेक्स्ट लिया और इधर से उसको एक वैल्यू दी जो पिछले से साइफर टेक्स्ट होके आ रही थी, ठीक है। उसके साथ एक्सक्लूसिव और किया, ठीक है, और उसको एक्सक्लूसिव और करके एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाला और वही की दोबारा यूज़ की, साइफर टेक्स्ट आ गया। अब हो क्या रहा है, हर एल्गोरिदम के अंदर इधर हम क्या कर रहे थे, कोई और स्पेशल वैल्यू नहीं इंट्रोड्यूस करा देते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर दफ़ा इनिशियलाइजेशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और हर दफ़ा इनिशियलाइजेशन वेक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे अगर इनिशियलाइजेशन वेक्टर 1 2 3 4 था, यहाँ 1 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ पे इसका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा और वो मुझे नहीं पता क्या है। फिर यहाँ पे भी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, मुझे नहीं पता कितनी रेंडमाइजेशन होगी अब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड इंक्रिप्शन। ये अभी भी यूज़ होती है, ठीक है। मसला क्या है, एरर प्रोपेगेशन, कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक प्रोड्यूस हुआ और उसमें कोई मसला आ गया, ठीक है, और उसकी रीट्रांसमिशन सेंड हो गई और दोबारा सही हो गई, मगर ऑलरेडी इसके अंदर हम एरर प्रोपिगेट कर चुके हैं, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रीम या पूरे के पूरे डाटा सेट दोबारा रीट्रांसमिट होगा। ठीक हो गया। डाटा एट रेस्ट, जहाँ पे डाटा एट रेस्ट होता है वहाँ पे हम नॉर्मली ये CBC यूज़ करते हैं। IV डू नॉट नीड टू बी सिक्योर, ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर सिक्योर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पास की जो सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। मगर नो री यूज़, IV री यूज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि IV यहाँ पे भी लग रहा है, IV यहाँ पे भी लग रहा है, IV यहाँ पे भी लग रहा है, ये अगली स्ट्रीम के लिए दोबारा सिमिलर IV यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया साइफर ब्लॉक चेनिंग। अभी भी अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। ये लव है क्रिप्टोग्राफी, डोंट यू। ये डिक्रिप्शन प्रोसेस के साइफर टेक्स्ट आया, साइफर टेक्स्ट की जो सी आपने साइफर टेक्स्ट को अलहदा एज अ की के तौर पे यूज़ किया, क्योंकि पिछले प्रोसेस में आप देखो इनक्रिप्ट कर रहे थे उसी से। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर लगा, प्लेन टेक्स्ट आ गया, फिर दोबारा अगले आगे। ठीक है, ये डिक्रिप्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इनक्रिप्शन प्रोसेस के। उसके बाद आ गया साइफर फीडबैक। ठीक है, साइफर फीडबैक क्या कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर आया, ठीक है, की आई, ठीक है, अब प्लेन टेक्स्ट यहाँ आ रहा है, पहले प्लेन टेक्स्ट ऊपर से आ रहा था, ठीक है, अब प्लेन टेक्स्ट आया, यानी इनिशियलाइजेशन वेक्टर, क्रिप्ट एल्गोरिदम, प्लेन टेक्स्ट आया, प्लेन टेक्स्ट ने मुझे साइफर टेक्स्ट दिया, ठीक है, और फिर आगे गया, ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट को एक्सक्लूसिव और किया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर की को मिला के एक वैल्यू निकली इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से, और उसने कोई एक्सक्लूसिव और किया, और फिर उस एक्सक्लूसिव और के साथ प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और हुआ, तो आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और वो साइफर टेक्स्ट से पहले जो प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और हो चुका, तो उसको एज ए इनिशियलाइजेशन वेक्टर दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया। ये साइफर ब्लॉक चेनिंग है। साइफर फीडबैक मोड एनक्रिप्शन है। एरर प्रोपेगेट हो सकता है मगर रिटायर्ड बिकॉज ऑफ द डिले। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको समझने में मुश्किल नहीं लगी है, जब इंप्लीमेंट भी होता है तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बल्कि 10 साल पहले इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखा गया, मैंने हल्का सा स्किम थ्रू किया था, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसी तरह आउटपुट फीडबैक OFB, ठीक है, ये CFB, ये OFB। तो अब अगर आप मैं हल्का सा इसको करूँ तो मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं या नहीं कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, यहाँ पे की है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है। अब आगे जाके देखें, इनिशियलाइजेशन वेक्टर की और प्लेन टेक्स्ट में मसला किधर आ रहा है। ठीक है, स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस, स्पॉट द डिफरेंस। नहीं समझ आई, ठीक है, बादाम नहीं ना खाए आज। ये नहीं पता चला। अच्छा, ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर एक्सक्लूसिव और के बाद, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेक्टर एक्सक्लूसिव और से पहले हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, व्हाट इफ बिट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक गॉट करप्टेड, वही प्रोपेगेशन ऑफ डिलेज। ठीक है, रिटायर्ड बिकॉज एवोलांच इफेक्ट। ठीक है, हल्की सी चेंज की वजह से, हल्की सी गलती की वजह से बहुत सारी इंक्रिप्शन ज़ाया हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, एवलांच इफेक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस है। वैल्यूज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ की स्ट्रीम, नॉट फ्रॉम अ रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट। ठीक है, इसके नज़दीक वो लोग कहते हैं कि ये रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक वीकनेस पॉइंट है हैकर के लिए अटैक करने के लिए। ठीक है ना, कि प्लेन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रेंडमाइजेशन दे देता है, प्लेन टेक्स्ट पे भी वैल्यू रिटेन होती है, ये सिर्फ की और ब्लॉक साइफर और पिछले IV को वो कर रहा है।
ठीक है, तो IV का इम्पैक्ट फर्दर जाएगा। तो इस वजह से ये भी इतना कॉमनली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर आ जाता है CTR। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो याद रखिएगा, मुझे एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, नॉन्स कहते हैं इसे, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर ही होता है, ठीक है, मगर ये काउंटर के अंदर इसे नॉन्स कहते हैं, या डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर भी ये वर्ड यूज़ होता है। एक रैंडम नंबर है, ठीक है, रैंडम नंबर है, मगर उसके साथ हमने काउंटर लगा दिया, ठीक है, ब्लॉक साइफर के अंदर गया, प्लेन टेक्स्ट एक्सक्लूसिव और हुआ, साइफर टेक्स्ट आ गया, फिर अगला काउंटर। अब यहाँ से इनपुट नहीं जा रही कहीं पे, ठीक है, ये वाली इनपुट नहीं जा रही। अब क्या हो रहा है कि फिर नॉन्स वही यूज़ किया, काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया, साइफर टेक्स्ट गया, की गई, प्लेन टेक्स्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट, हर ब्लॉक डिफरेंट नजर आना शुरू हो गया, ठीक है, काउंटर मोड इंक्रिप्शन। सेम एज OBF जस्ट यूजिंग द काउंटर, OFB की तरह क्या, मगर OFB की तरह का मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर की यूज़ हो रही है यहाँ पे, और इसके अंदर आगे जाके की यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, यानी वो IV नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो यूज विद हाई स्पीड WPA2 के अंदर यूज़ हो रहा होता है ये, ठीक है। नॉन्स इज एन आर्बिट्रेरी नंबर दैट मे नॉट बी यूज्ड, दैट मे ओनली बी यूज्ड वंस, ठीक है, जिस तरह इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इस पर थोड़ी सी डिबेट है, मगर नॉन्स एंड IV इज द सेम थिंग, ठीक है, इसको नॉनसेंस नहीं पढ़ना। अच्छा, आगे आ जाता है की लेंथ। की लेंथ जो है इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ की मैनेजमेंट। सिंपल लॉजिकल वर्ल्ड के अंदर देखें कि अगर आपके पास एक की है, ठीक है, और उसके ऊपर 3 या 4 दंदे बने हुए हैं, 4 टीथ बने हुए हैं, और एक की है जिसके अंदर 20 टीथ बने हुए हैं, तो इस की को बनाने में देर लगेगी बनिस्बत एक छोटी सी की के, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये बना हुआ, ठीक है, हल्की सी नोच हो, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द सक्सेसफुल अटैक अगेंस्ट द की एंड द एल्गोरिथम व्हेन चूजिंग द की लेंथ, ठीक है, कि की लेंथ जो सी है वो काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ वेरी लॉन्ग की येट इट प्रोवाइड अ लो सिक्योरिटी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल डैश 56 बिट पर की और 3-168 बिट देती है। लॉन्गर द की द मोर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाती है, मगर पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी कि लॉन्गर की उतनी इंक्रिप्शन नहीं देती जितनी आप एज्यूम कर रहे होती हो। हम देखेंगे इसके अंदर कि डैश के अंदर मीट इन द मिडल अटैक की वजह से आप जो सी है वो इंक्रिप्शन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इस वजह से मैंने अगले लेक्चर के लिए रखा हुआ, ठीक है। और फिर अगेन कि डू नॉट स्पेंड $500 की ऑन अ $10 स्टफ, ठीक है। तो आप अगर अपने नॉर्मल डाटा इंक्रिप्ट करना है तो आपको उसके लिए हाई फाई इंक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका डाटा वो किसी मकसद का नहीं है, सिर्फ एक लव लेटर ही है, ठीक है ना। अच्छा, नल साइफर, यूज ऑफ इंक्रिप्शन इज नॉट नेसेसरी। एक ऐसी जगह जहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं करनी मगर आपने डाटा हाइड करना है, ठीक है। एंशियंट फॉर्म ऑफ साइफर वेयर द प्लेन टेक्स्ट इज मिक्स टुगेदर विद नॉन साइफर मटेरियल, स्टेगनोग्राफी, ठीक है। एक पिक्चर के अंदर अगर आप कोई मैसेज हाइड कर दें, इसके लिए स्टेगनोग्राफी की टर्म यूज़ होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग होम एडिशन टू एक्सपेंड बिहाइंड ईस्टर्न डायरी ट्रांसपोर्ट इंटरसेक्शन। मीनवाइल आपका होमवर्क ये आपने ये देखना है कि इसमें से क्रैक कैसे करना है। हर पहला वर्ड IHATE, आई हेट, BEDTI, ठीक है, बेड टाइम, ठीक है, आई हेट बेड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये इंक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नल साइफर, ठीक है। और कुछ कह सकते हो आप, इसको इंक्रिप्शन नहीं कह सकते। अब आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन साइफर अगर आपको याद है ये था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन साइफर कि मैंने कहा कि H को +3 कर दो, ठीक है, ये सारी के सारी +3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन साइफर है। सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट की पोजीशन शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। सीजर साइफर जो सा था, जूलियस सीजर जो साइफर यूज़ करता था BCs में, रोड 13 कि वो अगर A होता था तो A को 13 कैरेक्टर्स आगे ले जाता था, यानी BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU जो भी बनता है 13th डिजिट वो यूज़ करता था, ठीक है। मगर उसका मसला क्या है? उसका पहला मसला ये है कि हर लैंग्वेज के अंदर एक लीकिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लीकिंग पॉइंट ये होता है कि हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। अगर मेरे पास कोई लेटर आ गया तो हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, और इंग्लिश का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये क्लेम करता है कि सबसे कॉमन यूज्ड वर्ड ई है, दूसरा ए है। अब अगर आपने सिर्फ एक वर्ड क्रैक कर लिया तो आपको पता चल जाएगा ये इसमें कितनी रोटेशंस कर रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा हेलो, HELLO, हेलो, UIT, ठीक है, और मैंने की डाल दी ROT2, रोटेट टू। सो H के बाद IJ, E के बाद FG, L के जगह N, O की जगह PQ, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो बताइएगा नहीं।
ठीक है। तो ये मेरा, अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है यार ये दो लफ्ज़ कुछ सिमिलर है, ठीक है। दिस इज़ द लीकेज पॉइंट ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर, ठीक है। और अगर मैं देखूंगा कि जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब हाँ जी और ई में कितना फ़र्क है, ई एफ जी, इसका मतलब रो 2 हो रहा है, ठीक है। मैंने क्रैक कर ली इंक्रिप्शन। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फेयर प्ले साइफर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ हुई थी, ब्रिटिश कुछ क्रिप्टोलॉजिस्ट ने बनाई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने फिर कहा अच्छा ये यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे हम बच्चों को 2 घंटे में सिखा सकते हैं। उन्होंने 2 घंटे में सिखाई और बच्चों ने वाकई वो क्रिप्टोग्राफी सीख ली। तो उन्होंने कहा, फिर वो उनके जो डिफेंस की जो हेड थी उसने कहा कि अच्छा तो हिटाशी को कौन सिखाएगा, ठीक है, जो कंट्री के जो हिटाशी दूसरी जगह गए होते हैं। एनीवे, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ की, और उसके बाद जर्मनी ने भी यूज़ की, ऑस्ट्रेलिया ने भी यूज़ की। बहुत इंटरेस्टिंग इंक्रिप्शन है, इसमें मैंने बड़ा टाइम लगाया, मेरे ख्याल में पूरी स्लाइड का टाइम एक साइड पे और इसका टाइम एक साइड पे। होता क्या है कि आप एक कीवर्ड ढूंढ लेते हो, ठीक है। कीवर्ड के अंदर जो वर्ड है वो रैंडम नहीं होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए, यानी कोई ऐसा नहीं हो सकता पासवर्ड डबल एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने कीवर्ड लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी कीवर्ड आपका है आप डेली बेसिस पे कीवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक कीवर्ड लिख लिया, मेरा कीवर्ड जो सा है वो कीवर्ड ही है, ठीक है। और उसके बाद आप 5x5 का एक टेबल बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी डी ऑलरेडी इधर आ चुका है, ई भी ऑलरेडी आ चुका है, एफ जी एच आई और जे को हमेशा इकट्ठा लिखोगे, ये रूल है, ठीक है। फिर के ऑलरेडी आ चुका है, एल एम एन ओ भी ऑलरेडी आ चुका है, पी क्यू आर आ चुका है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। पूरी एबीसी लिख दिया आपने। आई और जे को इकट्ठा लिखना है, कीवर्ड अपना जो पासवर्ड जो है वो ऊपर लिखना है, और मेक श्योर करना है कि पासवर्ड में रेपिटेशन ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए। ये टेबल बना लेना आपने, टेबल बन गया आपका। अब आपने कहना है सीक्रेट मैसेज, ये सीक्रेट मैसेज हो गया आपके पास। अब इस मैसेज को 2-2 वर्ड्स में डिवाइड कर दो, SECRETME। अब ये जब डबल एस हो रहा है वहाँ पे इस एस को सेपरेट कर दो और एस के साथ एक्स लिख दो, ठीक है। जो भी वर्ड 2 इकट्ठे आ रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं, उनको डिवाइड कर दो, उनमें से एक वर्ड के साथ एक्स लगा दो, दूसरे के साथ रहने दो SA फिर GE। ये आपका सीक्रेट मैसेज हो गया। अब आपने S और E को पकड़ना है और देखना है इस पूरे टेबल के ऊपर S किधर आ रहा है, S यहाँ पर आ रहा है और E यहाँ पर आ रहा है, इसके गिर्द टेबल बना देना है, ठीक है। रेक्टेंगल बना दो आप, ठीक है। और फिर अब आपने S को ले जाना है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे और E को ले जाना है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, तो ये बन जाएगा NO, ठीक है। और ये NOSE की इंक्रिप्शन होगी यूजिंग फेयर प्ले। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो पॉज करके रिवर्स करके दोबारा सुने, ठीक है। अब अगला वर्ड हमारा क्या है, CR। C यहाँ पर आ रहा है और R यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसके गिर्द ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, और इसको रैप कर देंगे। रैप का मतलब यानी ये R C के आगे आ रहा है, ठीक है। ये रैप राउंड नहीं हो जाता जिस तरह ये यूँ रैप हो जाती चीज़, ठीक है। इसको रैप कर दिया, ठीक है। तो C को अब R की जगह ले जाते हैं, एक पॉइंट नेक्स्ट कर देते हैं और R को D बना देते हैं, ठीक है। तो RD, ठीक है। इसी तरह अब आ जाता है ET। E किधर आ रहा है, E ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और T कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसके गिर्द टेबल बना दिया, ठीक है। अब E को K के साथ रिप्लेस कर दिया, T को U के साथ, इसे ट्रांसपोज करना कहते हैं, ठीक है। और ये आपका KU बन जाएगा। इसी तरह ME, M इधर आ रहा है, E यहाँ पर आ रहा है, तो ये टेबल बन गया, ठीक है। MN बन जाएगा और EK बन जाएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा फेयर प्ले साइफर की, ठीक है। पॉसिबिलिटी एग्जाम में आए, आपकी बुक ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर बहुत रबिश वे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आ गया होगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने बड़ा टाइम लगाया। अगर नहीं आया तो मैं हैप्पी नहीं हूँ। अच्छा जी, रियल फैंस, ये रियल फैंस टाइप का भी एक साइफर था। इसमें क्या करते हैं, ये डायगोनली चल रहे होते हैं, ठीक है। PURCHASE, परचेज गोल्डन, पता नहीं क्या लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोनो अल्फाबेटिक एंड पोली अल्फाबेटिक साइफर, ठीक है। मोनो अल्फाबेटिक एंड पोली अल्फाबेटिक। अच्छा, एक सेकेंड, सिर्फ मैं अपनी पिछली स्लाइड का एक जो वर्ड है ना वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, उसको ऊपर कर रहा हूँ। ये लें जी। अच्छा जी, मोनो अल्फाबेटिक एंड पोली अल्फाबेटिक साइफर, ठीक है। ABCDGHJK LMNOP QRSTUVWXYZ। और ये अब हमने इसे
रोटेशन कर दी, ठीक है। बेक वुड सब्सटीट्यूट एज अ GWD, ठीक है। बी की जगह जी आ जाएगा, डी की जगह यू आ जाएगा, तो अल्फ़ाबेट का डिफरेंट मीनिंग बना दिया, ठीक है। डब्ल्यू इन द साइफर टेक्स्ट वुड अपीयर एज फ्रीक्वेंटली एज ई इन द प्लेन टेक्स्ट, वही लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी है। जब लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेगा तो वो समझ आएगा कि ये जो सा डब्ल्यू बार बार यूज़ हो रहा है तो डब्ल्यू का मतलब ई है। चलो जी, डब्ल्यू का पता चल गया, बाकी वर्ड्स का भी पता कराते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से पता चल जाता है, ठीक है। सो the use of a several alphabets for the substitution of plain text is called a polyalphabetic cipher, a wide frequency analysis, ठीक है। ये मोनो अल्फ़ाबेटिक था कि ई का हर दफ़ा मतलब डब्ल्यू होगा, ठीक है। अब इसका जो जुगाड़ या इसका जो टोटका निकाला क्रिप्टोलॉजिस्ट ने, वो उन्होंने बनाया पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर कि एक प्लेन टेक्स्ट हो गया, मगर उसको पहली दफ़ा सब्सटीट्यूट करेंगे इस लाइन के अगेंस्ट, दूसरी दफ़ा इस लाइन के अगेंस्ट, तीसरी दफ़ा इस लाइन के अगेंस्ट, तो चौथी दफ़ा इस लाइन के अगेंस्ट। अब इसकी एग्जांपल दें, ये वर्ड है फीड, ठीक है, एफ आई आ गया, ठीक है, ई, अब अगली लाइन में ई ये नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। दोबारा ई आ रहा है तो अब ई जो सा है वो डब्ल्यू भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, जे होगा, ठीक है। अब उसके बाद सी, ठीक है, सी के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, नहीं, डी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, सी, ठीक है, IIJC, ठीक है। फिर अब अगला वर्ड है फीड मी, सो अगर मी है तो JKLM, जहाँ भी M होगा उसका पहला वर्ड यहाँ से लेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। दिस इज कॉल्ड पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर, मोनो अल्फ़ाबेटिक एंड पोली अल्फ़ाबेटिक। के F के 4 मतलब हैं, F का मतलब I है, U है, M है और J है, डिपेंड के कहाँ पे लग रहा है। तो इसके ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं कर सकते, तमाम वर्ड की फ्रीक्वेंसी शायद सिमिलर आ रही हो, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा जो लेटर ई है वो डब्ल्यू नहीं है, एक दफ़ा डब्ल्यू है, एक दफ़ा आई है, एक दफ़ा जे और एक एक्स है। अब डिपेंड करता है कि सब्सटीट्यूशन अगर 4 दफ़ा है तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ यार कभी डब्ल्यू आ रहा है, कभी आई जे और एक्स, और शायद ई का मतलब डब्ल्यू आई जे एक्स है, डिपेंडिंग अपॉन द कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मगर इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू क्रैक, ठीक है। उसके बाद एक साहब आए, ठीक है, वो फ्रेंच थे, ब्लेस दी विग्नर, मुझे नहीं पता ये कैसे प्रोनाउंस करना है, फ्रेंच नेम है और वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, ठीक है। पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर, ये विग्नर बन जाएगा मेरे ख्याल में। साइफर यूजिंग अ की वर्ड ऑफ 26 अल्फ़ाबेट्स, ईच वन ऑफसेट विद वन प्लेस, ठीक है। यानी ABC है, पहले A बन गया, फिर B से शुरू हो गया, फिर C से, फिर D से, फिर E से, फिर F G H I J, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट है हाइक बैक, ठीक है, की है FICKLEFI, ठीक है। तो H की वैल्यू कहाँ से मैंने उठानी है, मैंने F वाले खाने में जाना है, ठीक है, और वहाँ पे देखना है H के नीचे क्या आ रहा है, M, तो मैंने यहाँ M लिख दिया, ठीक है। अब अगला वर्ड है I, मगर उसकी की है I, तो मैं I की पे जाऊँगा, ये फील्ड मेरी की है और ये मेरे अल्फ़ाबेट हैं और ये मेरे सारे सब्सटीट्यूशन हैं, ठीक है। तो ये और कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ब्लेस दी विग्नर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। अब आ गया जी प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या अपने ऊपर डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं होता। और तो मेरे ख्याल में 300 BC के अंदर यूक्लिडस उसे मेरे ख्याल में पढ़ते हैं हम लोग अक्सर, ठीक है। उसने फाइंड आउट किया ये प्राइम नंबर्स होते हैं और एक कंपोजिट नंबर होते हैं, और कितने प्राइम नंबर है, व्हाट इज़ द पैटर्न, वो जो एक उन्होंने पैटर्न बनाया वो कुछ यूं का पैटर्न बन रहा था, ठीक है, जिसे कहते हैं साइंस ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। अभी तक हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सके और ये दूर होता जाता है कि शुरू के जो नंबर्स हैं उनमें प्राइम नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली नज़र आ रहा होता है। से फॉर एग्जांपल ये 2 3, इसके बाद 5 7, फिर कहाँ पर आ रहा है ये 11 13, फिर 17, फिर 19 23 29 31, फिर ये 31 31 31 31 31, फिर ये 37, फिर 41, फिर 43 47 53 59। अच्छा जी, मैं उर्दू IT का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह का स्पाइरल टाइप की चीज़ बनती है, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो प्राइम नंबर होता है ना, ये जो सा है, ये स्लाइड आपके लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, CISSP से रिलेटेड नहीं है, मगर ये कहीं पे बेस बनाएगी, वो मुझे नहीं पता कहाँ पे बनाएगी। तो प्राइम नंबर जो सा है वो जिस तरह आप बढ़ते जाएं, एक्सपेंड होते जाएंगे, मिलियंस में जाएंगे, तो ये नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं नज़र आता है,
मगर ये यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र आएगा, मगर जिस तरह कि आप बढ़ते जाएंगे 1000 से लेकर 10,000 के दरमियान कम प्राइम नंबर होंगे, 10,000 से 5,000 के दरमियान 50,000 के दरमियान और कम होते जाएंगे, मगर हमेशा एग्जिस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द प्राइम नंबर कि जो या अपने आप के ऊपर जाएगा या 1 के ऊपर जाएगा, कंपोजिट नंबर नहीं है। अच्छा, 300 BC के अंदर क्या किया, यूक्लिडस ने फाइंड आउट किया कि 28 है, 28 एक कंपोजिट नंबर है, 28 को 7 पे 2 पे तकसीम करते हैं तो 14 आ जाता है, 14 आ जाता है, 14 पे के बाद 7 आ जाता है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है, ठीक है, वो हमेशा प्राइम नंबर होती है। किसी भी कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर लो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमेशा प्राइम नंबर होगी, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स था, ठीक है। और उसने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ये थी कि 30 है, 30 को प्राइम फैक्टर होता है 2, 3 और 5, ठीक है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू निकलती है 30। इसके अलावा किसी 3 प्राइम नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 30 नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स का ही पार्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो उसने कहा कि अगर 30 को हम कहें, हमने अभी ये यूज़ करना है, 30 को हम कहें कि ये मेरा लॉक है और इस लॉक को सिर्फ ये की ही खोल सकती है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, इसके अलावा कोई की नहीं खोल सकती। तो एज्यूम करो कि अगर मेरा प्राइम नंबर हो 1 9 2 3 7 6 5 4 6 3 7 8 और इसके लिए किसी ने की फाइंड आउट करनी हो, तो वो कंप्यूटेशनली बहुत हार्ड हो जाएगी अब बिगर प्राइम नंबर्स की ढूंढना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन लॉ के तहत वो बहुत हार्ड हो जाता है रिवर्स इंजीनियर करना, ठीक है। तो ये जो सा है ये प्राइम नंबर। तो मकसद क्या था ये पूरी स्लाइड समझाने का? मकसद ये था पूरी स्लाइड समझाने का कि इंक्रिप्शन को, जहाँ भी आप इंक्रिप्शन होती है तो वहाँ पे आप प्राइम नंबर्स को ज़रूर सुनेंगे, और प्राइम नंबर की स्टोरी उसकी एक्चुअली वजह ये होगी, ठीक है ना, कि प्राइम नंबर यूज़ क्यों होते हैं और प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन मुश्किल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अच्छा, अब क्रिप्टोग्राफी पढ़ तो रहे हैं हम, मगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए एक जगह है खान एकेडमी। खान एकेडमी एक वेबसाइट है, अब तो ये गूगल ओन करती है, ठीक है। ये एक अमेरिकन बांग्लादेशी बैंकर था, ठीक है, सलमान खान, उसने शुरू की थी। तो अब ये वेबसाइट मोस्टली गूगल हेल्प आउट करती है उन्हें, गूगल के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। तो इसके खान एकेडमी के ऊपर एक डोमेन है क्रिप्टोग्राफी। अगर आप उस डोमेन के ऊपर जाएंगे तो आप वो 1 घंटा सिर्फ उस डोमेन के ऊपर स्पेंड करें, आपको इन क्रिप्टोग्राफी की बहुत बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतनी बेसिक की नहीं होगी कि आप CASSP पास कर लें, मगर बहुत बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। ये तो स्लाइड आनी मैं भूल गया। तो ये 15 को 3 टाइम्स कर लेंगे, 25 को 5 टाइम करेंगे, 7 को 79, कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो भी नंबर हम उठाते हैं और उसको जब लोएस्ट नंबर पे लेके जाते हैं तो लोएस्ट प्राइम वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब आ जाता है मॉड्यूलर मैथमेटिक्स एंड रनिंग की साइफर। अच्छा, स्लाइड्स इतनी हो गई है कि मैं भी थक गया हूँ। अभी एहसास हुआ 53 मिनट्स का लेक्चर हो गया, मेरा भी कोई कसूर नहीं है और आपका भी नहीं है, ठीक है। अभी शुक्र करें मैंने पूरी क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ाई, ठीक है। मॉड्यूलर मैथमेटिक्स एंड रनिंग की साइफर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच लेटर बाय न्यूमेरिकल प्लेस इन द अल्फाबेट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी, ठीक है, कि अगर ए है, ए को हमने 0 कह दिया, के को हमने 10 कह दिया, एल को 11 कह दिया। अच्छा, पढ़ाने का मकसद क्या? अगर मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट मैंने हासिल करना है प्लेन टेक्स्ट प्लस की और मोड ऑफ 26, ठीक है। मोड ऑफ 26 क्या अभी हम देखते हैं, ठीक है। दिस इज रिटन एज C is equal to P plus K mod of 26. Cipher text is the value of plain text plus the value of the key or mod 26, ठीक है। O is my plain text, ठीक है, O मेरी वैल्यू जो सी है, ठीक है, ये 14 मेरी वैल्यू होगी। Q is the key, ये मेरी की है, ठीक है, जो कि नंबर 16 हो गया, ठीक है, नंबर 16। अब 14 और 16 को मैंने ऐड किया, 30 बन गया, ठीक है। अब 30 में से 26 माइनस कर दें तो 4 बच जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ 26, ठीक है। अब मोड ऑफ 26 4 हो गया, 4 का क्या मतलब है? E, तो ये मेरी E मेरी वैल्यू होगी, समझ आ गई? तो इसी तरह ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और ये मेरी की, मेरे ख्याल में ये फीड है, ठीक है, FEED फीड F, ठीक है। ये अब रनिंग की है, ठीक है, रनिंग की क्या? FEED 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 FEED, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कोई भी वर्ड बनाते जाए, करते जाए, ठीक है। तो आपने इसी फार्मूले को देख के अपना साइफर टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट बना के फेसबुक के इसी लेक्चर के नीचे पोस्ट कर दें तो क्या बात है,
ठीक है, कि आपने क्या करना है, 2 + 5 क्या हो गया 7, अब मॉड ऑफ 7 क्या होगा, ठीक है, 7 - 26 क्या बनेगा आपके पास वैल्यू, ठीक है, जो वो वैल्यू बनेगी वो आपकी इंक्रिप्शन की इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये मॉड्यूलर मैथमेटिकल एंड रनिंग की साइफर है, ठीक है, ये टर्म यूज समझाइए उसने कि भाई साइफर प्लेन टेक्स्ट की और मॉड के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, वन टाइम पैड 19th सेंचुरी के अंदर द बेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एवर रिटर्न, एवर नॉट रिटर्न आइडिया, ठीक है, ओनली साइफर एजर्टेड एज अनब्रेकेबल, की साइज एज सेम एज मैसेज। अगर मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, आई एम कमिंग टू लाहौर ऑन 1730 ABC, ठीक है, ये मेरा मैसेज है, ठीक है। और नॉर्मली हम क्या करते थे, इसके साथ की लगा देते थे, सुपर की। मगर वन टाइम पैड क्या कहता है, वन टाइम पैड कहता है अगर इसमें 126 करेक्टर्स हैं तो मुझे 126 करेक्टर्स की ही वन टाइम पैड चाहिए। अब 126 करेक्टर की वन टाइम पैड कहाँ से ला के दोगे, तो जितना बड़ा मैसेज होगा उतना बड़ा पैड चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अनब्रेकेबल, कि जितना बड़ा मैसेज उतना बड़ा वही, ठीक है। तो की साइज सेम एज अ मैसेज, शिफ्ट इज़ नॉट रिपीटिंग सेम साइज ऑफ मैसेज, शिफ्ट रिपीट ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि एच के पैरेलल में आपके पास कोई वर्ड है ए, ई के पैरेलल में एम है, अगली दफ़ा ई के पैरेलल में जेड होगा, मुझे तो नहीं पता ना, ठीक है। नो फ्रीक्वेंसी लीक, कोई फ्रीक्वेंसी लीक नहीं है, सारे के सारे सिमिलर आएंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन ऑफ काशिफ पॉसिबल कम्बिनेशंस आर KASHIF 26 ये कम्बिनेशन बनते हैं मेरे, ये मिलियंस में जाते हैं। अगर मैंने एक वर्ड को डिक्रिप्ट करना है तो मुझे इतने कम्बिनेशन चाहिए। आप मैसेज तो भूल ही जाओ, बेस 64 के अंदर इमेज तो भूल ही जाओ, ठीक है। इट इज़ कंप्यूटेशनली पॉसिबल अगर आपके पास उतनी बड़ी पावर हो और मैसेज हो, मगर ये मैसेज इज़ ए ह्यूज थिंग, ठीक है। आप ये समझो कि काशिफ को राइट करने के कितने मिलियन तरीके होंगे इसके अंदर, क्योंकि अब रोटेशन ऑफ के जो सा है वो एक दफ़ा नहीं हो रही, के को 26 दफ़ा हो रही है, ये भी 26 दफ़ा हो रही है, ये भी 26 दफ़ा, ये भी 26 दफ़ा, ये भी 26 दफ़ा, ये 26 दफ़ा, एक दफ़ा इधर से चेंज करके उसको ए के सिमिलर रखो तो 26 टाइम 26 टाइम 26 टाइम 26 जो भी आंसर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड वन टाइम पैड एजर्टेड एज अनब्रेकेबल। मसला क्या है, मसला ये इतनी लंबी की कहाँ से लाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये मैसेज लिया, इसके साथ एक नावल डाल दिया, ठीक है, इंडस्ट्री नावल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डाल दी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अब मेरे पास भी है और दूसरे बंदे के पास भी है, हम एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं यूजिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब किसी को पता चल गया कि मेरा वन टाइम पैड क्या पूरे का पूरा पैड ही गैप हो गया, तो फिर तो मैसेज निकाल लेगा, डिसाइफर कर लेगा ना, दैट्स द आंसर। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसमें एक की यूज़ हो सकती है और वही इंक्रिप्शन के लिए भी काम करती है और डिक्रिप्शन का काम भी वो करती है। इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको की मैनेजमेंट कैसे करोगे, कि आपके पास जो की है वो कितने अरसे तक रखोगे और वो शेयर कैसे करोगे। उसको शेयर करने के लिए आउट ऑफ बैंड मीडियम यूज़ करोगे, ठीक है। आउट ऑफ बैंड की डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अगर आपके पास कोई की है वो ओवर द टेक्स्ट मैसेज भेज दो, ओवर द पोस्टल मेल सर्विस भेज दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। फेसबुक पे नहीं शेयर करनी। की कैन नॉट बी सेंड इन द सेम चैनल के जरिए नहीं भेज सकते आप, ठीक है। भेज सकते हो मगर इट इज़ स्टूपिडिटी टू डू इट, ठीक है। एडवांटेज वेरी फास्ट, सिक्योर एंड चीप इंक्रिप्शन है। इसके इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स आर डेस एंड AES हैं। इफ़ 10 पीपल, इसके अंदर मसला ये है 10 पीपल हैव अ कॉपी ऑफ द की ऑफ द सर्वर रूम, इट कैन बी डिफिकल्ट टू नो हु एंटर द कंप्यूटर रूम एट 10 o'clock। अगर 10 लोगों के पास कीज़ है, नॉन रेपुटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। 10 लोगों के पास इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं 10 लोगों के साथ बात करूँ या फिर मैं 10 कीज़ अपने पास रखूँ, 10 बंदों में हर एक को डिफरेंट की बांटूँ। अगर मैं 100 बंदों के साथ बात करूँ तो फिर मुझे 100 कीज़ रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं 15,000 बंदों के साथ बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे 15,000 कीज़ अपने पास रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर सिर्फ एक ही चैलेंज है कि नॉन रेपुटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। कि भाई अगर आपने सबके साथ ही की शेयर करनी है तो सबके साथ करोगे। अब कल को एक बंदा जिसके साथ आपके फ्रेंड थे 15 फ्रेंड थे, 15 के साथ आपने सिमिलर की शेयर की हुई है, भाई तुम्हारे साथ इनक्रिप्टेड मैसेज शेयर करूँगा। कल को एक फ्रेंड कंप्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, वो की उठा के फेसबुक पे अपलोड कर दे, क्या कर लोगे फिर? दोबारा की नहीं बनाओगे, फिर 14 लोगों को बताओगे दोबारा, ठीक है ना। दैट इज़ कॉल्ड की मैनेजमेंट। अच्छा जी, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है।
आज हमने हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा टच किया है। अगले लेक्चर में मेरे ख्याल में हम ये सारा कुछ ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है, ताकि फिर हम बाकी डोमेन को भी कोशिश करें ख़त्म करने की। तो लिहाजा अगर मैं कहूँ कि 2 लेक्चर मोर, तो मेरे ख्याल में अभी भी 2 लेक्चर के लिए मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। सो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।